ओके, सो माय वॉइस इज ऑडिबल। वो ना इधर खड़ी है। यस। ठीक है। मैं ना ये बोल रही हूँ आपसे कि उसको वॉशरूम आए ना, तो वॉशरूम करा देना, और अभी किसी को भी अंदर मत भेजना थोड़ी देर। ओके, सो बुक आपको शो हो रही है। That's it. हम करने वाले हैं आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 मनी एंड बैंकिंग यूनिट 2 से हम आज चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 5 मनी। ओके, तो इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के चैप्टर में? हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बार्टर सिस्टम देखेंगे, मनी का डेफिनेशन देखेंगे और सप्लाई देखेंगे कि हमें कैसे कौन सी चीज़ कहाँ किस टाइम पर लिखनी है। तो जो चीज़ें मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी, जो चीज़ें मैं यहाँ आपको बता रही हूँ करने के लिए, वो चीज़ें वही वैसी आपको लिखनी है और मेंशन करनी है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है? मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द मॉडर्न टाइम। इट इज द फाउंडेशन स्टोन अराउंड विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवॉल्व। ये वो फाउंडेशन है जहाँ पर हमारी सभी तरीके की एक्टिविटीज जो हैं वो रिवॉल्व होती हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन द मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ विदाउट मनी। ये बहुत अनइमेजिनेबल चीज़ होगी जहाँ हम मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ को विदाउट मनी सोचने की कोशिश करें। इट इज़ द बेसिक नेसेसिटी। ये सभी तरीके की बेसिक नेसेसिटी है हमारे लिए किसी भी तरीके के इकोनॉमिक सेक्टर में। ठीक है, अब मनी का एवोल्यूशन अलग अलग तरीके से हुआ है। मनी जो है वो हर तरीके से बदलता रहा है। जैसे पहले बार्टर सिस्टम था, अब हम फिर उसके बाद हमने सील्स में डील करना चालू करा, फिर हम कॉइन्स पे आए, कॉइन से नोट्स पे आए, फिर हम प्लास्टिक मनी पे आए, फिर हम देखते हैं ऑनलाइन मनी पे आए जिसमें हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, फिर हमने बिटकॉइंस पर हम आज की जनरेशन में आ चुके हैं। तो दिस इज ये आपसे अगर पूछा जाए ट्रांजेक्शन फेज क्या है, तो वो अलग अलग तरीके से इवेल्यूएट जो है वो होते रहे हैं। मनी चेंज होता रहा है हर टाइम पर। ठीक है, अब हम देखते हैं बार्टर सिस्टम क्या है। इंट्रोडक्शन में अभी हमने ये पढ़ा है कि मनी क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बार्टर सिस्टम। ठीक है, बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड, मनी इन्वेंटेड होने से पहले द प्रिमिटिव वर्ल्ड ट्रेड वॉज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अगर हम पहले की बात करें तो हमें ये बात देखने में और सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, बट ऐसा सिस्टम हमारे पास पहले था जहां हम गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते थे। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स का सिस्टम बार्टर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या होता है हमें ये बताना है। अ शॉर्ट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन इज दिस। अब आपसे मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम पूछा जाए, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बार्टर सिस्टम का क्या है, ये है, आपको ये लिखना है। इन द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे सिविलाइजेशन आगे हुआ, ह्यूमन नीड्स देखने को मिली। ह्यूमन नीड्स बहुत सिंपल है और लिमिटेड थी। पीपल यूज टू एक्सचेंज गुड्स, लोग बाग अपनी गुड्स मतलब ऑब्जेक्ट कोई भी थिंग उसको एक्सचेंज करते थे एक दूसरे की बॉन्ड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। उसे ही हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको लिखना क्या है, मैं वो पोर्शन हाईलाइट कर रही हूँ। बार्टर सिस्टम एक्सचेंज रेफर बार्टर सिस्टम एक्सचेंज रेफर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, क्यों नहीं हो, गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स के लिए गुड्स को देना। एन इकोनॉमी वेयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी। वो तरीके की इकोनॉमी जहाँ पर आप, जिससे पूरा हाईलाइट हो रहा है, जहाँ पर हम क्या देखते हैं, गुड्स के बदले गुड्स दी जाती हैं, सर्विसेज के बदले सर्विसेज दी जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बार्टर इकोनॉमी कहते हैं या फिर सीसी इकोनॉमी कहते हैं। व्हाट इज सीसी इकोनॉमी बेटा? सीसी स्टैंड्स फॉर द कॉमोडिटी। कॉमोडिटी मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब मुझे लगता है कि मुझे पेन की ज़रूरत है तो मुझे आपसे पेन ले लेना चाहिए। ठीक है, पर समहाउ आपको लगता है कि नहीं, आपको तो पेंसिल नहीं तो इरेजर की ज़रूरत है, तो आपने मुझसे पेन के बदले क्या ले लिया, इरेजर या पेंसिल ले लिया। तो एक्सचेंज ऑफ गुड, दिस इज द बार्टर सिस्टम। इतना समझ में आ रहा है? आगे समझ समझ में? में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ फार्मर गिव्स वीट, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, व्हेन अ फार्मर गिव्स वीट, जब एक किसान गेहूं देता है, एंड गेट क्लोथ्स, और उसे बदले में क्या मिलते हैं, क्लोथ्स मिलते हैं। ऐसे ही आप उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं,
बार्टर सिस्टम, यहाँ पर मैंने एग्जांपल इन्होंने फार्मर का दिया, मैंने आपको पेन और पेंसिल का दे दिया था, दैट्स इट। मर्जी है आपकी एग्जांपल किसी भी तरीके से लिखो, बस लिखना है। किताब की भाषा होनी चाहिए, थोड़े थोड़े किताब के वर्ड पकड़ लो, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, जैसे मैंने ऊपर का इंट्रोडक्शन बताया तो वो वैसे ही लिखना, ठीक है। बार्टर सिस्टम कैन वर्क व्हेन एग्जिस्ट डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। क्या बार्टर सिस्टम वहाँ काम कर पाएगा जहाँ पर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स है? तो अब हम ये देखेंगे, ठीक है। जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स ये क्या बताता है? ये वो बताता है रेफर्स टू द सिमिट्यूनसली फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल बॉन्ड्स ऑफ बायर्स, जहाँ पर हम हमारे बायर्स की बॉन्ड्स को और सेलर की बॉन्ड्स को सेटिस्फाई कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया इन द अबव एग्जाम्पल क्लोथिंग बाय फार्मर coincides with the bonds of weaver for the wheat. However, it is very difficult to find double coincidence of bond in real life. It lead huge trading cost. जैसे ये यहाँ पर क्या एग्जांपल देना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए एक किसान है, जैसे उन्होंने बोला ऊपर एग्जांपल में कि किसान क्या दे रहा है, वीट दे रहा है, और बदले में उसे क्या मिल रहा है, क्लॉथ मिल रहा है वीवर से, ठीक है। अब वो खाने की चीज दे रहा है और वो उससे क्या ले रहा है, पहनने की चीज। ये हो सकता है कि उसके खाने की जो चीज है उसकी कॉस्ट उसके पहनने की कॉस्ट से ज्यादा हो, तो नुकसान किसका हुआ बेटा, किसान का हुआ। तो यहाँ पर डबल कॉन्स्टेंस ऑफ बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आता है कि बार्टर सिस्टम में ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है बार्टर सिस्टम का। अगर बार्टर सिस्टम के अंदर आपसे पूछा जाए कि क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वजह से बार्टर सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, या बार्टर सिस्टम का कोई भी एक नेगेटिव पॉइंट बताइए, या आज के टाइम से बार्टर सिस्टम कैसे अलग था, तो आपको यही बताना है कि मनी वाला जो है कॉन्सेप्ट उसकी वैल्यू है, ठीक है, बट बार्टर सिस्टम की वैल्यू गुड्स में है, और हर एक गुड दूसरे गुड से डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू। हो सकता है आप जो पेन इस्तेमाल कर रहे हो वो 70 रुपये का हो, और हो सकता है जो मैं पेंसिल इस्तेमाल कर रही हूँ वो 5 रुपये की हो, पर अभी हाल फिलहाल आपको पेंसिल की ज़्यादा नीड है, तो आप पेन 70 रुपये में 70 रुपये वाला पेन आप मुझे बदले में दे रहे हो 5 रुपये वाली पेंसिल के, तो दिस इज द नेगेटिव पॉइंट। समझ रहे हो आप? तो ये एक एक्सपेक्ट है। विद द राइज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी द एक्सचेंज थ्रू द बार्टर बिकम मोर डिफिकल्ट। जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ती चली गई, हमारा बार्टर सिस्टम और ज़्यादा डिफिकल्ट होता चला गया, कॉम्प्लिकेटेड होता गया। अब यहाँ पर वही डबल, देखो अभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो कि बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस बताओ, तो लिमिटेशंस कैसे बताओगे? सबसे पहले डिफाइन दोगे, जो मैंने येलो कलर से ऊपर हाईलाइट करी है, ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, और फिर डायरेक्ट आप लिखोगे लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, जैसे इसमें दे रखी है। पहला क्या है, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, जो मैंने अभी आपको बताया। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ द वैल्यू, हमें नहीं पता कि कितने रेशो के अंदर कितना होगा, मैं वही चीज़ जो आपको बता रही हूँ, वहाँ पर मैंने मनी की बात बताई थी, यहाँ पर वैल्यू की बात आ गई। बोथ आर द सेम, बट आपको लिखने का तरीका इन्होंने क्या कर रखा है, अलग कर रखा है। फिर यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स, हाँ भाई स्टैंडर्ड भी मेंशन होते हैं। हो सकता है आप जो मुझे चीज़ दे रहे हो वो लो क्वालिटी की हो, और मैं जो आपको चीज़ दे रही हूँ वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की हो, है ना। तो हम यहाँ पर ये भी देखेंगे। लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, ये हो सकता है कि जो आप मुझे चीज़ दे रहे हो उसकी वैल्यू को मैं स्टोर कर सकती हूँ और आप मेरी चीज़ को स्टोर ही ना कर पाओ। जैसे पेंसिल है या पेन है, आप उसको एक लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हो, बट अगर चावल एक्सचेंज हो रहे हैं या खाने पीने की कोई आइटम एक्सचेंज हो रही है, ऐसी चीज़ जो ख़राब जल्दी होगी और ख़त्म जल्दी होगी, तो फिर नुकसान किसका रहा? नुकसान किसका रहा बेटा? आपका रहा, क्योंकि आप एक लंबे टाइम तक उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे हो अनटिल अनलेस कि मैं जो आपने बदले में मुझसे एक्सचेंज करा है मैं उसका इस्तेमाल कर पा रही हूँ, है ना। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें देखनी है। अब है यहाँ पर लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको मेंशन क्या करना है वो ध्यान रखना है। लिमिटेशन ऑफ बॉन्ड्स की हेडिंग आपको मेंशन करनी है सब जगह। लिमिटेशन ऑफ बॉन्ड्स जैसे इसमें दे रखे हैं वैसे ही लिखने हैं, ठीक है। ये रहा एक पॉइंट। फिर दूसरा है आपका लैक ऑफ मेजर वैल्यू, ये सब हेडिंग्स बनेंगी, ठीक है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट की दिक्कत आती थी भाई पहले इससे। लैक ऑफ स्टोर वैल्यू को स्टोर करने में भी दिक्कत आती थी,
ठीक है, अब इसके अंदर का कंटेंट क्या क्या लिखना है मैं वो यहाँ आपको बता रही हूँ। बार्टर सिस्टम, यहाँ से मैं मार्क करती जा रही हूँ। बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर रेडी टू एक्सचेंज गुड्स विद ईच अदर। ये है बार्टर सिस्टम तभी काम करता है जब बायर और सेलर दोनों रेडी हों अपने गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए। ये काम हम बचपन में करते थे पेंसिल वाला, कि आपको मेरी रबड़ पसंद आ गई, कोई नहीं आप मेरे से रबड़ ले लो और आप अपनी पेंसिल या इरेजर दे दो। इट्स अ काइंड ऑफ दैट थिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉमन मेजर वैल्यू, ये यहीं तक लिखना है। ठीक है, अगर कॉमन मेजर वैल्यू की बात करेंगे इन द बार्टर सिस्टम ऑल द कॉमोडिटीज आर नॉट इक्वल, सभी कॉमोडिटीज क्या है, इक्वल नहीं है। देयर इज नो कॉमन मेजर यूनिट, कोई भी मेजर यूनिट कॉमन नहीं है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, इन विच एक्सचेंज रेशो कैन बी एक्सप्रेस, जहाँ पर रेशो क्या करा गया हो, एक्सप्रेस करा गया हो। मान लो आपने मुझे एक थैली में डाल के चावल दिए, आपने बोला ये 1 किलो के, मुझे क्या पता 1 किलो के या 500 ग्राम दे रहे हो आप मुझे, आई डोंट नो ना अबाउट इट इन द बार्टर सिस्टम। बट अगर आप मुझे पैकेट वाला सामान देते हो तो पैकेट वाली चीज़ों पे लिखा आता है ना, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, तो ये वो सिस्टम है जहाँ से जहाँ तक मैंने मार्क करा है वहीं से वहीं तक लिखना है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, एक सेकंड रुको, इसी चलाओ मैं 1 मिनट, 1 सेकंड रुको बेटा बस, मुझे फ्री फंड का शोर आ रहा है। हाँ जी, तो lack of standard of deferred payment under the barter system, contract involving payment of direct credit transaction cannot place with easy, because ये बिल्कुल easy नहीं रहा था, because ऐसा हो सकता है। देखिए अब इन्होंने 3 situations बताई है, ठीक है, कैसे द borrower may not be able to arrange goods of exactly same quality एट दैट टाइम ऑफ रीपेमेंट। ये हो सकता है कि जब रीपेमेंट का टाइम आए तो जो बायर है वो सेम क्वालिटी ऑफ गुड या फिर एनीथिंग वो रिटर्न में ना दे पाए। हो सकता है कि जैसे आपने मुझे 70 रुपये वाला पेन दिया है, मेरे पास उस टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको सेम क्वालिटी और स्टैंडर्ड का पेन नहीं दे पा रही हूँ। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है जो पेमेंट आपने मुझे दी है उसके अंदर कमी आना, उसके स्टैंडर्ड्स में कमी आना, उस क्वालिटी में कमी आना। ठीक है, देयर मे बी कन्फ्लिक्ट, यहाँ पे कन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है स्पेसिफिक कमोडिटी के लिए जो हम रीपेमेंट कर रहे हैं। हो सकता है आपने मुझे कोई भी पेन की कंपनी का नाम बताओ, जैसे डॉम्स, आपने मुझे डॉम्स की कंपनी का पेन दिया, ठीक है, मेरे पास डॉम्स नहीं है और हम मान कर चलते हैं डॉम्स A1 कंपनी है, ठीक है, मेरे पास नटराज कंपनी है जो उससे थोड़ी लो क्वालिटी की है। तो यहाँ पर क्या होगा, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट होगी, नहीं भाई मैंने तो आपको महंगे से महंगा पेन दिया है और आप मुझे क्या दे रहे हो, लो कॉस्ट ऑफ पेमेंट का गुड दे रहे हो। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। द कॉमोडिटी टू बी रिपेड में लूज और गेन इट्स वैल्यू। ये क्या हो सकता है, या तो हो सकता है कि मान लो मैंने आपको दिया रोटोमैक का पेन, ठीक है, अब आपके डॉम्स की कंपनी से ज़्यादा अच्छी कंपनी का पेन दिया, ठीक है, तो यहाँ क्या हो सकता है कि मेरा भी नुकसान हो सकता है, मुझे वो पेन उस टाइम पर नहीं मिला उस कंपनी का, मैंने आपको उससे महंगी कंपनी का पेन दिया, तो नुकसान किसका हुआ, मेरा हुआ। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिला, तो ये बहुत डिफिकल्ट सिनेरियो क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, जहाँ हम देखते हैं कि रीपेमेंट के टाइम पर हमें सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होंगी जहाँ कन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे। तो ये क्या है, एक और बार्टर सिस्टम का एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू एज यूजुअल। जैसे कि आप देखोगे लोग बाग कुछ चीज़ों को फ्यूचर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, वेजिटेबल, ही जल्दी ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, इनकी ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और टाइम और एफर्ट्स भी यहाँ पर आप देखोगे पूरे स्टोरेज के अंदर आपको चाहिए एज गुड रिजल्ट। हमें एक अच्छे रिजल्ट के लिए एक अच्छी अर्निंग चाहिए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, विद सो मेनी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर्स एक्सचेंज कुड नॉट कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। इतनी सारी डिफिकल्टीज को ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि बार्टर सिस्टम जो है, मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, दिख रही है। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि इतने लंबे टाइम तक हमारी सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं कि हम बार्टर सिस्टम के साथ
प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमने उस सिस्टम को बंद करके हमने मनी एक्सचेंज सिस्टम करने की कोशिश करी। ठीक है, अब मनी क्या है, तो मनी हैज ओवरकम, मनी इसका अपडेटेड वर्जन है किसका, बार्टर सिस्टम का। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पावर बूस्टर क्या था बार्टर सिस्टम का, तो क्या था बेटा, मनी था। ठीक है, या जितने भी नुकसान वाली चीजें आएंगी लिमिटेशन की जगह आपको और कौन कौन से शब्द देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं अगर पूछा जाए। लिमिटेशन तो देखने को मिलेगा, ड्रॉबैक देखने को, कहाँ गया इसमें, ड्रॉबैक देखने को मिल जाएंगे, ड्रॉबैक्स के अंदर आ जाएगा, तब भी आप इसके नुकसान बताओगे। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा, GATIVE, नेगेटिव पॉइंट्स बताओ। या ये पूछा जाएगा कि कैसे मनी जो है वो बार्टर सिस्टम से अलग है। ठीक है, बार्टर सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम मनी सिस्टम। ठीक है, ऐसे करके आपके पास बहुत अलग अलग तरीके से और भी टॉपिक्स आपको इसी से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, तो आपको ये पॉइंटर्स ध्यान रखने हैं। समझ आया? अभी तक बार्टर सिस्टम में अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। और इसमें इसको ना कंट्रोल Z कर, चलो कोई नहीं, यहाँ तक तो पता लग ही गया। आगे आते हैं, अब हम आते हैं मनी पे। डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी क्या है। आपको जो ये इतना बड़ा सारा दिख रहा है ना, अगर आपको शॉर्ट या लॉन्ग में आंसर में है तो आपको यही पॉइंटर्स दिखने जैसे एज इट इज इसमें दे रखे हैं। मनी हैज बीन डिफाइंड डिफरेंटली इन डिफरेंट इकोनॉमिक्स, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अलग अलग तरीके से मनी को डिफाइन करा है और हमें मनी के 4 मेन फंक्शंस को बताया है। तो हमें मनी को जस्ट ये बताना है कि मनी इज काइंड ऑफ अ अपडेट वर्जन ऑफ द बार्टर सिस्टम। 1 या 2 लाइन में जो भी आप पैसे से समझते हो संबंधित चीजें वो यहाँ पर लिख दो, दैट्स इट। उसके बाद मनी के डायरेक्ट मेन फंक्शंस पर आ जाओ। पहली चीज, मनी क्या करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यस, बार्टर सिस्टम में जैसे हम सामान एक्सचेंज करते थे, यहाँ पर हम मनी को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन में हम मनी का इस्तेमाल करते हैं। किस किस के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है, मेजरिंग द वैल्यू, मेजरिंग द वैल्यू में क्या है, ये एक बहुत कॉमन मेजरिंग वैल्यू है जहां हम गुड्स और सर्विसेज को एक टिपिकल यूनिट ऑफ मेजर में एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, यस, ये एक फ्यूचर टाइम के लिए स्टोरेबल यूनिट है, हम इसको फ्यूचर टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का मतलब है कि जितने की पेमेंट आपको दिख रही थी फ्यूचर में भी उतने ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आज मेरे लिए 10 रुपये और वो कल सुबह उठ के देखूंगी तो 100 का नोट बन जाएगा, 10 का नोट, ऐसा नहीं है। जो जितने का अमाउंट था उतने का अमाउंट ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बार्टर सिस्टम में जो नुकसान या जो पॉइंटर्स या जो भी अभी आपने लिमिटेशंस पढ़ी हैं, ये सभी वही लिमिटेशंस हैं, ये सभी वही पॉइंटर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी सेम था, मेजरिंग ऑफ वैल्यू भी सेम था, स्टोर ऑफ वैल्यू भी आपने देखा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट भी अभी आपने वहां पर देखा था। समझ आया? तो आपके लिए ये एक फायदेमंद बात है कि जो पॉइंट आपने बार्टर सिस्टम में लिखने हैं वही पॉइंट आपको एक पॉजिटिव वे में कहाँ मेंशन करने हैं, मनी वाले क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन करने हैं। यहाँ पे सारा इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट डालोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पूरा पॉजिटिव के अंदर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस। ठीक है, तो मनी क्या है, अब हम मनी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरिंग ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉइन्स इस्तेमाल करते हैं, करेंसी नोट इस्तेमाल करते हैं,
चेक भी इस्तेमाल करते हैं और बिजनेस रिलेटेड सभी तरीके के ट्रांजेक्शन हम यहाँ पर करते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, अब हम आते हैं लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी का लीगल डेफिनेशन क्या है? अगर आपसे सिंपली पूछा जाए मनी का लीगल डेफिनेशन क्या है, तो आप सिंपल तरीके से जो मैंने आपको बताया वो लिखोगे और उसके बाद के जो पॉइंटर्स है वो लिखोगे। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या है, अभी हम वो पढ़ेंगे। नॉन लीगल, ठीक है, चलिए। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, मनी इज व्हाट द लॉ इज सेइंग मनी। मनी क्या है जो कानून हमें मनी के बारे में बताता है? सो एनीथिंग विच द गवर्नमेंट डिक्लेयर मनी इज मनी। वो कोई भी चीज जो सरकारी तौर पर डिक्लेयर करी जा रही है कि ये पैसा है, ये मनी है, उसे ही हम मनी कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मनी जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करे उसे ही हम मनी कहते हैं। अपनी मर्जी से, जैसे चूरन के नोट आते हैं आजकल दुकानों के ऊपर, स्टेशनरीज पे, उसके ऊपर 10 रुपीज का नोट लिखा होता है और डोरेमोन बना होता है, वो भी मनी हो गया क्या? नहीं, वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं करा है। जो चीजें गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है बेटा, उसे कहते हैं। लीगल बेसिस पर रिकॉग्निशन अगर हम मनी का देखें तो दो तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है हमारा लीगल टेंडर मनी और एक होता है नॉन इलीगल टेंडर मनी या फिर ऑप्शनल मनी। मैं पहले आपको ऑप्शनल मनी बताती हूँ क्या होता है। इट इज रेफर टू दैट फॉर्म ऑफ मनी विच इज जर्नली एक्सेप्टेड, जो जर्नली एक्सेप्टेड है, बट लीगली वन इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्टेड, बट लीगली वो एक्सेप्टेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सभी लीगली बैकिंग के अंदर एक्सेप्टेंस में नहीं है। हम इसे सिर्फ एक ऑप्शनल के तौर पर रखते हैं, पर ये लीगली नहीं चलता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए लीगल मनी क्या है, मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेब्ट्स एंड ऑब्लिगेशन टर्म्स एज अ लीगल टेंडर मनी, उसे हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं। इसको भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। आपको लिखना क्या है मैं आपको वो बता रही हूँ, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। जो जो जिस जगहों पे आपको जो जो मेंशन करना है मैं वो कर लिख रही हूँ। पहले तो जो मनी है उसको उसी हिसाब से बांटोगे, ठीक है। ये वाला तो आपको पूरा पॉइंटर लिखना है, ये जो 2 पार्ट्स में बांटा है वो पूरा का पूरा लिखना। और जो ये वाला है लीगल टेंडर मनी, ठीक है, यहाँ लिखोगे लीगल टेंडर मनी। यहाँ पर इसके बनाओगे 2 ब्रांचेस, एक बनाओगे लिमिटेड का और एक बनाओगे अनलिमिटेड का, ठीक है। एक बनेगा लिमिटेड का और एक बनेगा अनलिमिटेड का, ठीक है। जैसे लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी में कितने आ गए? 2 आ गए। एक आ गया लीगल टेंडर मनी और एक आ गया इलीगल टेंडर मनी है, नॉन। अब इसमें से भी इसके कितने ब्रांचेस कट रहे हैं जी? 2 ब्रांचेस कट रहे हैं। फिर यहाँ पर इसके बारे में लिखोगे, यहाँ पर इसके बारे में लिखोगे। ये वाला चार्ट समझ में आया? कैसे याद करके बनाना है क्वेश्चन में जो मैं बता रही हूँ, ये समझ में आया क्वेश्चन जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे? ये वाला यहाँ पर अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। नहीं, ये दिक्कत आ गया समझ मैसेज में। करा, ठीक है। लिमिटेड लीग होता है इट पार्ट ऑफ लीगल टेंडर्स विच कैन पेड इन डिस्चार्ज ऑफ डेप्ट अप टू सर्टेन लिमिट, जो हम एक सर्टेन लिमिट तक ही भर सकते हैं। अनलिमिटेड लीगल के अंदर क्या होता है कि ये अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, बस इतना ध्यान रखो। इंडिया के अंदर ये क्या है, अनलिमिटेड पेपर नोट्स हैं। पेपर पैसा होता है ना, जो 10 रुपये 20 रुपये कागज का नोट होता है, उससे बोल रहे हैं। इतना गहराइयों में मत घुसना, ना याद आए तो सिर्फ नाम लिख के छोड़ देना, बट नाम जरूर याद रखना, ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है। एक बार बाहर वालों को देखा बस। नेक्स्ट है आपका बैंक मनी। बैंक मनी क्या होता है, ठीक है। अब हम मनी तो देख रहे हैं, बैंक मनी क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। बैंक मनी रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। बैंक मनी वो डिमांड डिपॉजिट होता है जो कौन क्रिएट करता है? कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं। दीज डिपॉजिट्स आर रीपेएबल बाय द बैंक ऑन द डिमांड। ये डिपॉजिट्स रीपेएबल होते हैं, दोबारा पे किए जा सकते हैं बाय द बैंक्स के थ्रू ऑन द डिमांड। द डिपॉजिटर्स आर गिवन चेक फैसिलिटी, डिपॉजिटर्स को चेक फैसिलिटी मिलती है
टू विड्रॉ मनी फ्रॉम अकाउंट, जिस अकाउंट से वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, और टू मेक द पेमेंट्स, और उससे पेमेंट दे रहे हैं. इट मस्ट बी नोटेड दैट बैंक मनी इज नॉट लीगल, इज अ नॉन लीगल टेंडर और ऑप्शनल मनी. ये बात नोट, क्या ये बात ज़रूरी है कि बैंक मनी जो है वो किस में आता है, नॉन लीगल मनी, टेंडर या फिर ऑप्शनल मनी में आता है. तो आपको ना समझ में आए तो सिर्फ एक एग्जांपल लिख के छोड़ देना. बैंक मनी किसका एग्जांपल है बेटा, जो अभी हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा है ना, नॉन लीगल टेंडर मनी, यहाँ पर बैंक मनी भी आप लिख सकते हो, ये इसका एग्जांपल है, तो आपको ध्यान रह जाएगा. ठीक है, ये इसका एग्जांपल है. अब हम आते हैं मनी सप्लाई पर. इतना मैंने जितना कराया उतना समझ में आया. ठीक है, मनी सप्लाई क्या होता है अभी हम वो पढ़ेंगे. अभी तक हम इस बुक में से कितने टॉपिक थे हमारे और कितने टॉपिक हम कवर कर चुके हैं. हमने बार्टर सिस्टम पढ़ लिया, डेफिनेशन ऑफ मनी पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर मनी सप्लाई. ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, मनी सप्लाई का. ठीक है, ठीक है. चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर मनी सप्लाई. तो मनी सप्लाई क्या होता है अभी हम वो देखने वाले हैं. मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक. इतना स्मॉल क्यों हो गया, इसको ऐसे होना चाहिए था ना. चलिए, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी. भैया मनी सप्लाई क्या होता है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, जब पैसे का सप्लाई होता है मार्केट में उसे ही हम मनी सप्लाई कहते हैं. किस तरीके से मनी कितनी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे वो सर्कुलर फ्लो में घूम रही है, बायर से सेलर के पास, सेलर से कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास, फिर बीच में हमारे बिजनेसमैन भी आ जाते हैं. कैसे मनी का सप्लाई है, कैसे उसकी चेन मार्केट में फ्लो हो रही है, उसे हम बोलते हैं मनी सप्लाई. मनी सप्लाई बताता है आपका कितनी टोटल वैल्यू या कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है कितना पैसा खर्च हुआ है टोटल अमाउंट में, एट द पब्लिक, बाय पब्लिक, पब्लिक के द्वारा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. पर्टिकुलर टाइम पीरियड कैसे, हफ्ते भर का निकालते हैं हम नहीं. सरकार जो होती है ना, जो गवर्नमेंट होती है, वो पर्टिकुलर ईयर का निकालती है बेटा. ठीक है, इतने ईयर में इतना ट्रांजैक्शन हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इतने करोड़ लगाए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो वो सब चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है. अब हम यहाँ पढ़ते हैं फीचर ऑफ मनी. ठीक है, फीचर ऑफ मनी देखते हैं. फीचर ऑफ मनी में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, दो तरीके से यहाँ पे इन्होंने इनके फीचर्स बताए हैं. इट इंक्लूड्स मनी बाय हेल्ड पब्लिक ओनली. ये वो पैसा होता है जो पब्लिक के थ्रू रन करता है. द टर्म पब्लिक, यहाँ पब्लिक का मतलब क्या है, पब्लिक सिग्निफाइज द मनी यूजिंग सेक्टर. ये वो सेक्टर है जहां पर आप इंडिविजुअल भी काम कर रहे हो और एज अ बिजनेस फर्म के तौर पर भी काम कर रहे हो. इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर. यहाँ पर मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स नहीं आते हैं, जहां पर सप्लायर ऑफ मनी आएगा और प्रोड्यूसर. तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है, जो सिर्फ पब्लिक का पैसा रन कर रहा हो. वहां पर पैसा बनाने वाले लोग नहीं आएंगे. ठीक है, एक सेकंड को. गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम एज कैश बैलेंस हेल्ड बाय देम. एक सेकंड रुकना बेटा, कोई फोन आए, एक सेकंड रुक जाओ. कोई फोन आए तो उठा के बस इतना बोल दो कि भैया अभी वो बिजी है, या आप भेज दो, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ. आपको भेजना तो भेज सकते हो, बाहर चली जाओ. बैंकिंग सिस्टम एज कैश बैलेंस हेल्ड बाय देम डू नॉट कम इनटू एक्चुअल सर्कुलेशन इन द कंट्री. अब इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट. ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट भी होता है. फीचर ऑफ मनी का मतलब है, इसका एक फीचर ये कि एक स्टॉक इकट्ठा भी हम इसे करके रख सकते हैं. इट इज कंसर्न विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अब हम स्टॉक पैसा किस
इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम रखते हैं। हम हमारे घर में थोड़ा थोड़ा कैश तो रखते हैं ना बेटा, जैसे इमरजेंसी के लिए हम हल्का फुल्का कैश अपने घरों में रखते हैं, इसीलिए हम मनी का एक फीचर ये भी है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ मनी, कंपोनेंट ऑफ मनी पे आ जाओ, क्या क्या मनी के कंपोनेंट है। दो तरीके के कंपोनेंट्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जैसे पीछे ऊपर वाले में चार्ट बनाया था, वैसे ही यहाँ पर भी चार्ट बनाओगे। करेंसी विद पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट विद पब्लिक। करेंसी विद पब्लिक, करेंसी, अच्छा कौन कौन सी तरीके की करेंसी हमारे पास चलती है, कितने कितने रुपए की, कितने कितने नंबर्स की हमारे पास करेंसी चलती है, यहाँ पर उसका मतलब ये है बोलने का। इट कंसिस्ट अ पेपर नोट, हमें पता है हम इंडिया में रहते हैं तो हमारा पेपर नोट चलता है। एंड कॉइन्स, कॉइन्स भी चलते हैं, हेल्ड बाय द पब्लिक, पब्लिक के थ्रू रन करते हैं। इट इज द मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट, ये सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इंक्लूडिंग कॉइन्स, कॉइन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम कॉइन्स की बात करें तो कॉइन्स हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं, 10 रुपए के, 5 रुपए के, 2 रुपए के, 1 रुपए के, ठीक है। एंड पेपर नोट्स की बात देखने को देखें तो हमें 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, 2000 रुपए का, 50 रुपए का, 20 रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए का, ये सब नोट हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि अभी आप ये लिख सकते हो कि 2000 रुपए का नोट जो है वो रनिंग में नहीं है, ठीक है। करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फैट मनी, इसे क्या कहा जाता है, फैट मनी कहा जाता है। फैट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर दैट फैट और ऑर्डर फ्रॉम अ गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी, मतलब जिस मनी को गवर्नमेंट ने एक्सेप्टेंस दे रखी है, दैट इज द करेंसी विद द पब्लिक। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ लीगल टेंडर मनी, तो इसे हम और क्या कह सकते हैं, लीगल टेंडर मनी। अभी मैंने मनी को दो पार्ट्स में डिवाइड करवाया था ना ऊपर, लीगल टेंडर और नॉन लीगल टेंडर, जिसमें हमने नॉन लीगल टेंडर के अंदर क्या पढ़ा था, बैंकिंग नोट्स पढ़े थे ना, बैंक मनी पढ़ा था। तो अब लीगल टेंडर में हमारा कौन सा मनी आ जाएगा, करेंसी विद द पब्लिक, जो लीगली गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखी है एक्सेप्टेंस के तौर पर। समझ आ रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स, इट रेफर टू डिमांड डिपॉजिट और बैंक मनी, इसे हम और क्या कहते हैं बेटा, बैंक मनी ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। बैंक मनी किसकी है जी, पब्लिक की है। किसके साथ, हम किसको दे रहे हैं, हम कमर्शियल बैंक्स को दे रहे हैं। डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट, ये वो डिपॉजिट्स होते हैं विच कैन बी इनकैश्ड, जो इनकैश करे जाते हैं, इशूइंग बाय चेक्स, चेक्स के थ्रू एट अ टाइम, एक टाइम पर, अकाउंट होल्डर के थ्रू। मुझे कुछ पैसा चाहिए, मुझे कुछ जोड़ना है, मुझे कुछ निकालना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, बैंक के अंदर जाके चेक भरना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा मैंने ये पैसा डाला है, ये पैसा मुझे निकालना है। दैट इज द डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स। समझ आ रहा है, ठीक है। अ डिमांड डिपॉजिट इज ट्रीटेड एज इक्वली to the currency held as it is readily accepted means of payment। डिमांड डिपॉजिट भी आपके वैसे ही एक्सेप्ट करे जाएंगे जैसे आपके कॉमन मोड्स ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करे जाते हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस कि आप किसी अच्छी जगह में उसको चलाओ, आप किसी सब्जी वाले की दुकान में जाके बोलोगे कि नहीं भैया मेरे से तो आप चेक ले लो एक सब्जी के बदले, तो अगर ऐसा है भाई साहब कहीं और सब्जी ले लो, है ना, ऐसी हरकतें भी नहीं करनी है, तो ये वाले काम भी नहीं करने। ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड, कौन से तरीके के नेट डिमांड्स जो है हमारे पास इंक्लूड होते हैं। इट मस्ट बी नोटेड, ये हमें ध्यान रखना है, दैट डिमांड डिपॉजिट आर टेकन ऑन द नेट बेसिस, नेट के बेसिस पर होता है। इंटर बैंक डिपॉजिट्स इन सबसे हटा दिए जाते हैं। इंटर बैंक डिपॉजिट कौन सा होता है, जब एक बैंक दूसरे बैंक को डिपॉजिट देता है, वो वाले डिपॉजिट इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। कौन से डिपॉजिट इंक्लूड होंगे, जो सिर्फ पब्लिक वाले हो रहे हैं, जो अकाउंट होल्डर के थ्रू हो रहे हैं। बैंक टू बैंक डिपॉजिट इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट, ये वो डिपॉजिट्स होते हैं बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर बैंक, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, वो जो दूसरे बैंक के थ्रू होते हैं किसी और काम के लिए, मतलब किसी भी काम के लिए एक बैंक दूसरे बैंक को डिमांड डिपॉजिट दे रहा है, दैट विल बी द एक्सक्लूडेड, ये पार्ट बाहर रहेगा डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक वाले पॉइंटर से। समझ आया, एम आई ऑडिबल, हेलो हेलो, आ रही है आवाज, आ रही है आवाज, ठीक है ठीक आगे है, समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ, हाँ आ रहा है। ठीक है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। सच डिपॉजिट डू नॉट फॉर्म अ पार्ट
ऑफ द मनी सप्लाई, दे आर नॉट बिलोंग्स टू द पब्लिक। ये क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ये पब्लिक से बिलोंगिंग्स में नहीं है, इसीलिए ये यहाँ पर नहीं हो रहे। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट भी यहाँ पर इंटर बैंक डिपॉजिट का काम करता है, तो इसलिए वो भी शायद नहीं है। ठीक है, टर्म डिपॉजिट आर नॉट इंक्लूडेड। देखो कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो चीज़ों को ध्यान रखो तो ध्यान रह जाएगा। क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं है, देखो मैं यहाँ पर ना मेंशन कर देती हूँ पिंक कलर से। देखो ध्यान से, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये वाला जो है वो यहाँ पर करूँ, ये वाला ही हटाना है ना, बस मैं यही हटाती हूँ। एक्सक्लूडेड, ये वाला इंटर बैंक डिपॉजिट एक्सक्लूडेड है, इसको पतला करा जाए। कौन कौन सी चीज हट रही है? ठीक है, ये रखो, ये वाला पोर्शन हट रहा है। ठीक है, अब इंटर बैंक डिपॉजिट क्या होता है आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ से लिखना है आपको और यहाँ तक लिखना है, जो बैंक से बैंक तक का ट्रांजेक्शन है, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, टर्म मनी डिपॉजिट आर नॉट इंक्लूड, मनी डिपॉजिट कौन कौन सा इंक्लूड नहीं है, वो ये वाला है, और उसके लिए आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, इसको छोटा करा जाए। चलिए, अब ये टर्म डिपॉजिट क्या होता है, अब देखिए डिमांड डिपॉजिट कैसे निकाल सकते हैं हम। डिमांड डिपॉजिट कैसे निकालेंगे जी, ये रहा, सेविंग अकाउंट की डिपॉजिट और करंट अकाउंट की डिपॉजिट। अब आप मुझे ये बताइए सेविंग डिपॉजिट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है और करंट अकाउंट क्या होता है। अब आप मुझे पहले ये बताओ। हेलो, सेविंग अकाउंट जो होता है इसमें अपना अमाउंट एक लिमिटेड वो होता है, जो सरकार वो मानती है, जैसे 2500 रुपये सेव करने ही करने हैं उसके अंदर। हाँ और जो समझ करंट आया कि अकाउंट होता ये है, इतना ही है। गुड गुड गुड, सही करंट बता रहे अकाउंट में इसका उल्टा होता है। करंट अकाउंट जो होता है कि उसमें कुछ सेव करने की जरूरत नहीं होती, बट ये उसमें हम चला सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, उससे डिपॉजिट निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं उसके अंदर, लाइक जीरो बैलेंस के उस पर चला जाएगा वो। हाँ चल, ये भी ठीक है, बट आप एक ध्यान रखिए सेविंग डिपॉजिट की एक लिमिट होती है, पहली चीज़ जो आपने मुझे बताया। करंट डिपॉजिट की भी ऐसे एक लिमिट होती है, बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द सेविंग डिपॉजिट एंड करंट डिपॉजिट लिमिट्स। दूसरी चीज़ ये सेविंग डिपॉजिट जो होता है उसमें हम हमारा नॉर्मल सेविंग्स के लिए डालते हैं। करंट डिपॉजिट सारे बिजनेसमैन की डेली ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है। सेविंग डिपॉजिट्स के अंदर हम डेली ट्रांजेक्शन्स तो करते नहीं हैं, है ना, हम महीने में सेविंग्स डालते हैं ना बेटा। करंट डिपॉजिट, करंट मतलब क्या होता है, जो चीज़ रेगुलर रन कर रही है। ठीक है, जो चीज़ रेगुलर रन कर रही है वो कौन सा है, जिसमें से आपका डेली का ट्रांजैक्शन हो रहा हो, उसे करंट डिपॉजिट कहते हैं। समझ आया? ठीक है, अब हम यहाँ से इसके आगे वाला देखेंगे। These two components of money supply are known as the transaction money. इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजेक्शन मनी कहते हैं। डायरेक्टली यूज फॉर कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन एट विल, जहाँ पर हम डायरेक्टली उसका इस्तेमाल करते हैं। मेजर ऑफ मनी सप्लाई, कैसे हमने उसे मेजर करा मनी सप्लाई के लिए, हमें वो सब चीज़ें देखनी है। क्या हो गया? ठीक है, टिल 1967 से 68 तक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई यूज्ड ओनली द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई, जहाँ पर हमने बहुत कम तरीके से मनी सप्लाई को देखा है। बट सिंस 1977 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई M1, M2, M3, M4 आर इन्वॉल्व। तो ये 1977 से आप देखोगे कौन कौन से मनी सप्लाई मेजर्स को देखा गया। अब इन्होंने 4 M1 बताए हैं, तो M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है, M4 क्या होता है, हम वो चेक करेंगे अभी। यहाँ पे शांत रहना, अभी मेरी क्लास हो रही है, जैसी क्लास कवर हो जाएगी मैं वैसे कर दूंगी, इतने आप टेबल लिख लो याद करके। ठीक है, M1 क्या होता है, M1 इज द फर्स्ट बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई एज इट ऑल कंपोनेंट्स आर इजीली यूज्ड। ये वो M1 वो चीज़ होती है, वो सप्लाई मेजरमेंट होती है जो सभी के लिए कंफर्टेबल हो, जहाँ सभी लोग इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या बताया, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, ये सब जगह इस्तेमाल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है ना तुमने अपना खुद का अलग से 3 रुपए का सिक्का बना रखा जो कहीं ना चले। 2 रुपए तुम्हारे घर में भी चल जाएंगे, मेरे घर में भी चल जाएंगे, 10 रुपए तुम्हारे घर में भी चल जाएंगे, मेरे घर में भी चल जाएंगे, तो वो जो कॉमन हो सबके लिए। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट वो भी सबके लिए कॉमन होगा कमर्शियल बैंक्स के थ्रू।
और अदर डिपॉजिट्स जो आरबीआई द्वारा हम देखते आते हैं। M2 क्या है? M2 इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू M1। ये थोड़ा उससे बड़े लेवल पर होता है। यहाँ पर हम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स देखते हैं। अब देखो हाईलाइट क्या करना है आपको, याद कैसे रखना है मैं वो बता रही हूँ। मैं ये सब इरेज कर रही हूँ यहाँ से, आप याद या इरेज ही करती, मैंने यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लिखो कॉमन मनी हो गया यहाँ पर, जो हम सबके लिए होता है, ठीक है। ये वाले कौन से हो गए? पोस्ट ऑफिस मनी। पोस्ट ऑफिस में भी ना बेटा एक सेविंग अकाउंट होता है, सुना होगा आपने, सुना या नहीं सुना? सुना है। तो पोस्ट ऑफिस वाला अकाउंट भी इसी में मेंशन होगा। अरे भैया इरेजर आ जाओ। चलिए, कॉमन मनी वाला ये हो गया, पोस्ट ऑफिस वाला ये हो गया। तो M2 कौन से हो गए? कॉमन मनी। और जैसे आपने अपना एक मनी तो आप घर में सेविंग अकाउंट वगैरह में, कॉइन्स वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हो, और एक अकाउंट आपने अपना पर्सनली पोस्ट ऑफिस में खुलवा रखा है, तो वो वहाँ पर आप क्या देखते हो, वो किस में आ गया? सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में आ गया। M3 क्या होता है? M3 देखेंगे, ये थोड़ा M1 से ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इसमें हम क्या देखते हैं, क्या क्या ऐड हो जाता है? नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक देखने को मिलता है। दिस कॉन्सेप्ट इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू M1। इन द एडिशन ऑफ M1 इट इज इंक्लूड द टाइम डिपॉजिट। इसमें हमें और क्या देखने को मिलता है? टाइम डिपॉजिट भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक और चीज मेंशन कर लेंगे, हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है? नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है। यहाँ हमारा नेट टाइम डिपॉजिट हो जाता है बैंक के साथ। ये हो गया हमारा M3। M4 क्या है? M4 में हमारे टोटल डिपॉजिट, जितने भी M3 तक डिपॉजिट है वो, और टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के साथ मिलके बनेगा। अब मनी सप्लाई में देखो, इन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छी टेबल दे रखी है। हमें पूरा मनी सप्लाई का याद करने से अच्छा है हम पूरी की पूरी ये टेबल याद करेंगे। M1 टिक की टेबल याद रखेंगे, M2 की, M3 की और M4 की। M1 की टेबल में क्या क्या था? करेंसी और कॉइन्स था, डिमांड डिपॉजिट्स थे कमर्शियल बैंक के साथ, और अदर डिपॉजिट्स थे। M2 में क्या देखने को मिलता है? हमें सेविंग डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं पोस्ट ऑफिस के साथ। M3 में हमें क्या देखने को मिलता है? टाइम डिपॉजिट देखने को मिलता है, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स के साथ। और M4 में हमें सभी तरीके के डिपॉजिट, जितने भी हमने तीनों डिपॉजिट्स देखे हैं वो, और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के अकाउंट्स के साथ हमें देखने को मिलता है। जितना अभी इस टेबल में मैंने समझाया, जितना अभी तक मैंने आपको बताया, उतना समझ में आया या नहीं आया? आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट मनी सप्लाई। हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। पहली चीज, मनी सप्लाई के अंदर हमने 4 मेजर्स देखे थे, वो 4 मेजर्स हमें याद रखने जरूरी हैं। दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, पहले हमें वो याद रखने बहुत जरूरी है, तो हम वही देखेंगे। द 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई रिप्रेजेंट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ लिक्विडिटी विद M1 से चालू होते हैं, और लास्ट या लीस्ट जो आपकी लिक्विडिटी है वो कौन सी है? M4 की है, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे M3 वाइडली एक्सपेक्ट है हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज के तौर पर भी हम इसे मेंशन करते हैं। M1 एंड M2 आर द नैरो मनी सप्लायर कॉन्सेप्ट, वेयर एज द M3 एंड M4 आर द ब्रॉड मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो इन्होंने चीजें लिख रखी है ना, मेंशन इट, कि ये दोनों क्या है? आपके ब्रॉडर वाले हैं, और ये दोनों क्या है? आपके नैरो वाले मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही हमारा रिलीज करता है मनी डाटा, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पर अब देखो इन्होंने एक कैलकुलेशन करने के लिए एक एग्जांपल दे रखा है। M1 M2 M3 M4 करेंसी विद द बैंक के साथ इतना दे रखा है, डिमांड डिपॉजिट इतना, ये सब इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पर हमें 6 तक, ठीक है। 6 तक दे रखा है। अब इन्होंने बोला है कि आपको एक एक करके सब निकालना है। M1 अलग निकालना है, M2 अलग निकालना है, M3 अलग निकालना है, M4 अलग निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि M1 में कौन कौन सी चीजें आती है। M1 में आता सारा पब्लिक सेक्टर,
सभी तरीके की डिमांड डिपॉजिट और आरबीआई के डिमांड डिपॉजिट। तो आपको फर्स्ट यू हैव टू मेजर इट, आपको पहले उन चीजों को मेजर करना है, ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, तब आप उसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो करेंसी कितनी थी पब्लिक की 84,000, डिमांड डिपॉजिट कितना था 68,000, अदर बैंक डिपॉजिट कितने थे 3,612, एंड देन यू विल ऐड दिस अमाउंट सो यू कैन गेट द M1 मेजरमेंट ऑफ द मनी सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं M2 में हमें क्या देखना था, M1 का देखना था, और जितने भी हमारे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट्स के हमारे मनी होता है हमें वो देखना था। तो M1 का मनी कितना कैलकुलेट हुआ हमारा 112, इसको हमें ऐड करना है, और पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट का हमारे पास कितना यूनिट बन रहा है बेटा, हमें वो वाला अमाउंट जो है वो ऐड करना है। उसको ऐड करेंगे तो द अमाउंट विल बी द 1,61,140, ये हमारा अमाउंट बनेगा। फिर हमें M3, अभी आपको इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया, इस क्वेश्चन से हमने ये आउटपुट निकाला, हमें सारे मेजर्स जो हमें दिखाए गए हैं दैट इज द इम्पोर्टेंट। मनी सप्लाई से कोई भी आपको चैप्टर आए या कोई भी चैप्टर रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मनी सप्लाई का, मेजरमेंट्स का, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि M1 कैसे निकालना है, M2 कैसे निकालना है, M3 कैसे निकालना है, M4 कैसे निकालना है। उसके लिए आपको जो उसके पॉइंटर्स थे वो याद रखने जरूरी है, तभी आपसे मनी का न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा, और मनी का जो पूरा चार्ट है उसमें भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो वो जो चार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, उसे याद रखो। ठीक है, फिर हम देखते हैं व्हाट इज हाई पावर्ड मनी। H रेफर करता है यहाँ पर हाई पावर्ड मनी से, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा M फॉर मनी, मनी क्या है और हाई पावर्ड मनी क्या है, या फिर इसका डिफरेंस बिटवीन बताओ। तो हाई पावर्ड मनी इज अ मनी प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई, ये आरबीआई के थ्रू प्रोड्यूस होता है, एंड द गवर्नमेंट के थ्रू। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, ये दो चीजें मेंशन करता है। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, वो करेंसी जो पब्लिक इस्तेमाल कर रही है, कैश रिजर्व विद द बैंक, जो वो कैश जो रिजर्व करता है हमारा बैंक। अब हम देखेंगे मनी M वर्सेस हाई पावर्ड मनी H, जो मैं आपको बता रही हूँ किस किस तरीके से आ सकता है आपके पास ये, कि M मनी H से, M कैसे अलग है H से, आपको ये पूछा जा सकता है। दूसरी चीज आपसे पूछा जा सकता है कि M के फीचर्स बताइए और H के फीचर्स बताइए, ये भी पूछा जा सकता है। और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे उसमें मेंशन कर रखा है व्हाट इज हाई पावर्ड मनी, और इसके दो पॉइंटर्स भी बताइए प्रॉपर फुल्ली फ्लेज। ठीक है, तो मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स वाइल अब देखो, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यू शुड हैव टू मेंटेन। अच्छा ये लास्ट, दिस इज द लास्ट पेज बेटा, ये लास्ट पेज है, हम यहाँ पे अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो हम M फॉर मनी देखते हैं। ठीक है, मनी के सारे पॉइंट हम यहाँ लिखते जाएंगे। ठीक है, और H के हम सारे पॉइंट इसके आगे लिखते जाएंगे, H के आगे। ठीक है, चलिए मनी में देखिए क्या बोल रहा है, मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी, मनी में हमें क्या देखने को मिलती है, करेंसी। ठीक है, जबकि H में हमें क्या देखने को मिलता है, मैं इसके आगे ही मेंशन कर रही हूँ। ठीक है, हाई, इसको मुझे और थोड़ा बड़ा करना है। ठीक है, हाई पावर्ड मनी, जिसे हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हाई पावर्ड मनी में हमें क्या देखने को मिलता है, वी विल राइट हियर, ताकि आपके पास एक टेबल यहाँ पे जनरेट हो जाए। ठीक है, हाई पावर के अंदर क्या देखते हैं, कंसिस्ट ऑफ करेंसी एंड कैश रिजर्व्स विद द बैंक। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, करेंसी, RENCY, करेंसी प्लस कैश रिजर्व, कुछ गलत है क्या इसमें स्पेलिंग, CURRENCY, सही तो है, कुछ नहीं होता। चलो, कुछ हो अगर गलती तो एक बार उसे आप करेक्ट कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से तो मैंने सही लिखी है करेंसी की स्पेलिंग, आई डोंट नो क्यों ये वापस गलत दिखा रहा है। कैश रिजर्व्स, यहाँ पर करेंसी के साथ क्या दिखाता है, और डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट दिख रहा है मेरी स्क्रीन पे, जो जो चीजें मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ।
इसके पॉइंटर्स आपको भी ऐसे ही याद रखने हैं और इसी तरीके से याद रखे जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स करेंसी हेल्ड विद पब्लिक, कॉमन इन बोथ। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि दोनों में ही क्या आ रहा है बेटा, करेंसी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। द ओनली डिफरेंस इज मनी दैट इट्स इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट, और यहाँ पर क्या आ रहा है, कैश रिजर्व। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये कॉमन है और क्या कॉमन है, ये कॉमन है। अलग क्या है, यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट है और यहाँ क्या अलग है, कैश रिजर्व डिपॉजिट, ये अलग है, ठीक है। एच इज हाई कंपेयर, यहाँ पर देखो, अब मैं दोबारा इसमें मेंशन करती हूँ कि हम इसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल वाले से, दैट्स इट, ठीक है। कहाँ गया ये कर्सर, कहाँ गया, ठीक है। एच इज हाई पावर्ड कंपेयर्ड एज M2 बिकॉज कैश रिजर्व पार्ट ऑफ एच इज सर्व्स एक्चुअल बेस ऑफ जनरेशन। ये क्या देता है हमें, एक्चुअल बेस फॉर द जनरेशन, EAION जनरेशन, GENER आता है ना, हाँ, जनरेशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट, SIT। इतना समझ में आया जो मैं आपको बता रही हूँ, ये क्यों अलग है इससे, इसका रीजन भी मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। ये क्या है, इसका रीजन है, ठीक है। रीजन में पूछा जाएगा तो यहाँ पर ये इसका रीजन है, ठीक है, ये वाला इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये फिनिश होता है मनी का पूरा, ठीक है। ये चैप्टर पूरा का पूरा अभी हम देखते जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पूरा फिनिश होता है। अगर अभी आपको कुछ पूछना हो या कुछ समझना हो या कुछ भी अगर कोई क्वारी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने आपको बता दिया है कैसे कैसे क्या क्या चीज़ पूछे जाएंगे। इस पूरे चैप्टर में हमारे पास गिनती के 5 टॉपिक थे, सॉरी 4 टॉपिक थे, वो चारों के चारों टॉपिक हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं, ठीक है। हमने चैप्टर आज पढ़ा है मनी दोपहर की क्लास में, इवनिंग की क्लास में हम लोग फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे। अभी मैं अपना माइक ऑफ कर रही हूँ, अगर आपको कुछ मुझसे पूछना है, आप मुझसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। नाउ आई कैन ऑफ माई माइक, यू विल आस्क क्वेश्चन। नहीं है कोई भी डाउट आगे समझ में। चलिए, समझ में आ रहा है या ऊपर से तो नहीं जा रहा बेटा? नहीं आ रहा समझ में। आ रहा है ना समझ? हम्म। ठीक है, मैं आपको कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ छोड़ती हूँ। अगर आ गया है तो शाम की क्लास में मुझे पहले आप मनी वाले चैप्टर के इसके क्वेश्चंस सॉल्व करके देना, ठीक है। क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज बार्टर सिस्टम, व्हाट इज बार्टर सिस्टम, ठीक है। पूरा एक्सप्लेन करना है उसे, एक्सप्लेन। मैं मार्क भी लिख दूंगी कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर के हिसाब से सॉल्व करोगे, फिर अगर मैंने लिखा है ज़्यादा नंबर का तो उसको उसी हिसाब से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। बार्टर सिस्टम, और क्या पढ़ा था हमने, लिमिटेशंस, नहीं ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। क्वेश्चन नेक्स्ट, उसके बाद हमने मनी पढ़ा था, मनी एक्सप्लेन, ये होते ना, EXPLAIN, एक्सप्लेन मनी एंड इट्स फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी के फीचर्स, मनी के फीचर्स बताओगे, एलाबोरेट, ठीक है, ठीक है, ये बताओगे बार्टर सिस्टम, ये सब प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, लिमिटेशन वगैरह सब कुछ ढंग से। डेफिनेशन ऑफ मनी एक्सप्लेन करनी है, मनी क्या होता है, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी बताना है, ठीक है। कहाँ ये गलत है,
यार यार ये तो हट गया सारा, आई डोंट नो कैसे। ये ना आई थिंक स्किप हो गया बेटा, डोंट वरी, मैं अभी आपको 5 से 10 मिनट्स के ऊपर ना, अभी 5 से 10 मिनट्स में मैं आपको व्हाट्सएप करती हूँ क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस मुझे इवनिंग की क्लास से पहले ख़त्म करके दोगे, ताकि मैं उसे इवनिंग की क्लास में आपकी जो दिक्कतें हैं उसको चेक करके आपको समझा पाऊँ। ठीक है, मैं क्वेश्चंस अभी आपको थोड़ी देर में दे रही हूँ। आपने बोला था 3 से 5 आपकी जिम होती है, क्लास होगी 8 बजे, 8:30 जिम करीब में छोड़ दिया क्लास। मैंने, नहीं जा रहा मैं जिम अब से। नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ जिम। तो जैसा भी हो आप मैनेज कर लेना, शाम को क्लास होगी फिजिकल एजुकेशन की, ट्राई करो उससे पहले आप ये क्वेश्चंस खत्म कर सको, और ख़त्म करने के बाद मुझे आंसर दो, मैं उसके बाद आपको पीडीएफ बना के उसको सोल्यूशन और जहाँ आपकी मिस्टेक्स होंगी मैं आपको वो बताऊँगी। ठीक है, हम मिलते हैं इवनिंग की क्लास में। अगर अभी कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो, और अगर शाम को डाउट पूछने हो, लिखते टाइम पे कुछ डाउट्स आ रहे हो, तो वो भी मेंशन करके रख लेना, मैं वो भी बता दूँगी। ठीक है, ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।